हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का थीम नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर आवर सीयूईटी देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगी। आपको वीडियो को पॉज करना होगा, रीपोज करके आप अपना आंसर मैच करना होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन द ग्रेट कोलोसल एपिक ऑफ महाभारत। महाभारत के अंदर हमें कितने वर्सेस, कितने हाइम्स, कितने श्लोक्स देखने को मिलते हैं? 1 लाख, मोर देन 1 लाख, 2 लाख या फिर मोर देन 2 लाख? क्योंकि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको चैप्टर नंबर 3 के जो फर्स्ट पेज पे बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 1 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द एपिक महाभारत वाज कंपोज्ड बाय हूम। महाभारत की जो ओरिजिनल कॉपी है या फिर जो ओरिजिनल स्टोरी है वो कंपोज किसने करी है? वैसे तो हम क्या देते हैं कि महाभारत को कंपोज करने वाले इंसान का नाम है वेद व्यास, पर मैंने यहाँ पर पूछा है ओरिजिनल स्टोरी को। उस ओरिजिनल स्टोरी को जब वेद व्यास जी ने पढ़ा तब उन्होंने लिखा, पर उस ओरिजिनल स्टोरी को भी तो किसी ने कंपोज किया होगा। तो वो किसने किया? क्या वो ब्राह्मण्स ने किया? क्या वो क्षत्रियाज ने किया? क्या वो सूत या फिर चैरेटियर्स ने किया या फिर मलेच्छ ने किया है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूट्स, या फिर जिनको चैरिटियर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन विच मटेरियल। शुरुआत के अंदर जो हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती है वो किस पर लिखी जाती थी? क्या वो वुड पर लिखी जाती थी? क्या वो स्टोन्स पर? क्या वो मेटालिक सरफेसेस पर या फिर नॉन मेटालिक पर? ये क्वेश्चन जो है, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, आप एलिमिनेशन से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और मेरी बात पर भरोसा कीजिए, सीयूईटी में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता और मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप इस वीडियो के क्वेश्चंस को भी ध्यान से सुनते हैं ना तो आपको चैप्टर खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट, हाँ, तो इंस्क्रिप्शंस को किस पर लिखा जाता था शुरुआत में? वुड के ऊपर। वुड के ऊपर तो लिखा नहीं जाता होगा क्योंकि वुड डिकम्पोज भी तो हो जाती है और ये तो बात शुरुआत की हो रही है, तो इस हिसाब से आज हमें कोई इंस्क्रिप्शन देखने को ही नहीं मिलती। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टोन्स। चूज द इनकरेक्ट पेयर। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में आपसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर हमारे इनकरेक्ट कौन सा है? कुल का मतलब फैमिली होता है, बिल्कुल सही है। जाति का मतलब लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोल्क, बिल्कुल सही है। वंश या फिर वंश का मतलब लीनिएज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा इनकरेक्ट तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। मैच द फॉलोइंग। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है? एंड, एंड मतलब इसका क्या मतलब है? इंटीरियर। तो वो मैरिजेस जो किसी यूनिट के अंदर की जा रही हो, मैरिजेस विद इन द यूनिट इज कॉल्ड एंडोगैमी। ए का जो है हमें सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ए का बी, ए का बी। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो जाता है। एक्सोगैमी, एक्स मतलब एक्सटीरियर, मैरिजेस आउटसाइड द यूनिट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। तो यहाँ पर जो हमारा बी का फर्स्ट है वो हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा जो बी है वो करेक्ट हो जाता है। पोलीगैमी, पोलीगैमी का मतलब क्या होता है? अ मैन हैविंग सेवरल वाइव्स, और पोलीएंड्री, विमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, जो हमें द्रौपदी के केस में भी देखने को मिलता है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशंस ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णास? धर्मसूत्रास, धर्मशास्त्रास, वेदास या फिर बोथ ए एंड बी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कंपोज किसने करे थे और कब की थे, ये भी आप मुझे बताइए। चलो मैं ही बता देती हूँ। धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास को कंपोज करने वाले हैं ब्राह्मण्स, और कब किए? 1500 सीई ऑनवर्ड्स, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मीन्स फॉर मेन टू एक्वायर वेल्थ? ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और सीयूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। मनुस्मृति के अंदर बताया गया है कि किसी इंसान को कैसे पैसे कमाने होंगे, तो उनमें से कौन सा ऐसा जरिया है इन चारों ऑप्शन में से जो मनुस्मृति के अंदर नहीं बताया गया? तो कॉन्क्वेस्ट, हाँ ठीक है, कॉन्क्वेस्ट तो मतलब सही है ना, कि अगर हम किसी से लड़कर हम उसे जीतते हैं तो हम उसे वेल्थ अटेन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट सही है। इनहेरिटेंस, हाँ हो सकता है। स्टीलिंग, क्या स्टीलिंग बताएगा कोई मनुस्मृति के अंदर कि भाई हम चोरी करके पैसे कमा सकते हैं? तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय ब्राह्मणास टू एनफोर्स द नोम ऑफ राइट ऑक्यूपेशन। ऑप्शन ए, दे असर्टेड थ्रू हिम्स इन ऋग्वेदा दैट वर्ण वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणास ने कहा है कि जो हमारा वर्णा सिस्टम है वो डिवाइन ओरिजिन का है, वो किसी ने लिखा नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही ऐसा है और हर इंसान को उसको मानना ही होगा। ब्राह्मण्स ने अर्ली वैदिक फेज के अंदर जो वर्णा सिस्टम है उसको बर्थ बेस्ड बताया, तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी, दे एडवाइज्ड किंग्स टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स, ये भी बिल्कुल सही है। किंग्स को ब्राह्मण्स ने कहा था कि आपको एनफोर्स करना होगा कि आपको ये चीजें देखनी होंगी कि जो आपकी प्रजा है वो वर्णा सिस्टम को
अच्छे से फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, जिसको धर्म, वर्ण आश्रम धर्म भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल दैट देयर स्टेटस वो डिटरमाइंड बाय देयर मेरिट। अभी तो मैंने बताया किसी इंसान का क्या वर्ण होगा ये उसके मेरिट के आधार पर नहीं बताया जाएगा कि भाई वो इतना मेहनती है या फिर वो लड़ने में अच्छा है तो चलिए उसे क्षत्रिय कह देते हैं, या फिर वो पढ़ाई करने में अच्छा है तो चलिए उसे ब्राह्मणाज कह देते हैं। अर्ली वैदिक फेज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरिट के आधार पर नहीं था, ना ही वो ऑक्यूपेशन के आधार पर था। तो डी भी गलत हो जाता है। तो इसने करेक्ट पूछा है, सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी, Shungas and Kanvas, the immediate successor of Mauryas, were belong to which varna? शुंगास और कनवास जो कि मौर्यास के बाद हमें पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर देखने को मिलते हैं, वो किस वर्णा से थे? क्या वो ब्राह्मण थे, क्या वो क्षत्रियास थे, क्या वो वैश्यास थे, या फिर वो शूद्रास थे? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणास। दरअसल पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर हमें टोटल 8 डायनेस्टीज देखने को मिलती है, और जो शुरुआती 4 डायनेस्टीज है वो नेटिव डायनेस्टीज है, मतलब इंडिया की डायनेस्टी है, जिसमें हमें शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी और छेदी डायनेस्टी देखने को मिलती है। और इन चारों डायनेस्टी के बाद जो अगली 4 डायनेस्टीज पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर आती हैं वो है फोरन डायनेस्टी, जिसके अंदर हमें इंडो ग्रीक्स, शक या फिर सीथियन जिन्हें हम मलिच भी कहते हैं, जिसके बाद पार्थियंस और लास्ट में कुषाण, ये फोरन डायनेस्टीज हैं। द शक या फिर सीथियंस हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज, तो उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें मलिच्छ कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाता है। मलिच्छ का लिटरल मीनिंग वो होता है जो हमारे 4 वर्ना फोल्ड का जो सिस्टम है उससे बाहर अगर कोई कम्युनिटी आ रही है तो हम उसे मलिच्छ कहेंगे, और मलिच्छ उस कम्युनिटी को भी कहा जाता है जो संस्कृत बोलने में असक्षम है। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्ड हाउ डैश द बेस्ट साका रूलर रीबिल्ड द सुदर्शन लेक। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा कि किस सीथियन रूलर ने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड करवाया था या फिर रिपेयर करवाया था? वो है रुद्रदमन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और वो बनवाया किसने था? तो उस बनवाने वाले, वो किसके टाइम पे बना था? तो वो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे बना था, और उसको बनवाने वाला था एक लोकल गवर्नर जिसका नाम था पुष्यगुप्त, और उसको फर्स्ट टाइम रिपेयर करवाया था सीथियन किंग ने जिसका नाम है रुद्रदमन। और इसी रुद्रदमन के नाम से हमें गुजरात के अंदर गिरनार इंस्क्रिप्शन या फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलती है। और सेकंड टाइम जिसने रिपेयर करवाया था सुदर्शन लेक को वो है गुप्ता रूलर्स, और उस गुप्ता डायनेस्टी के अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिकली रूलर की बात करूं तो वो है स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन, हु प्रैक्टिस्ड एंडोगैमी इंस्टेड ऑफ द एक्सोगैमस सिस्टम रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछा है कि वो कौन सी पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी थी जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अगेंस्ट में जाकर एक्सोगैमी को परफॉर्म करती है? तो वो क्या शाकास थे, क्या वो सातवाहनास थे, क्या वो शुंगास थे, या फिर वो मौर्यास थे? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन डायनेस्टी। अगला, वर्नास वाज बेस्ड ऑन बर्थ एंड दे वर फिक्स्ड एट 4। बिल्कुल सही है, हमें पता है वर्नास जो हैं 4 हैं और बर्थ के आधार पर वो फिक्स किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, शूद्राज और वैश्यास। थर्ड पे वैश्यास और फोर्थ पे शूद्राज। सेकंड स्टेटमेंट, बट देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातिज। ये भी बिल्कुल सही है। कुछ कम्युनिटीज हमें ऐसी भी देखने को मिलती है जो चारों वर्णों के अंदर नहीं आती, तो अब उनको कहाँ रखा जाए? तो उनको सेपरेटली जातिज के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गोल्डस्मिथ और स्वर्णकार विच डिड नॉट इजिली फिट इनटू द फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम क्लासिफाइड देम एज। तो अभी मैंने इसका पीछे ही आंसर दिया है। तो वो गोल्डस्मिथ जो किसी भी वर्ना के अंदर नहीं आते उन्हें किसके अंदर रखा गया है? क्या उन्हें कुल जिसे फैमिली कहा गया उसके अंदर रखा जाता है? क्या उन्हें वंश जिसे लीनियज कहा गया उसके अंदर रखा जाता है, या फिर जाति के अंदर? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जाति। जातिज which shared a common occupation or profession were sometimes organized themselves into डैश। अब ये तो ठीक है कि जो कम्युनिटी चारों वर्णों के अंडर नहीं आती उसे हम जाति के अंडर रख देते हैं, पर जाति के अंदर भी जो एक किसी सेम प्रोफेशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? क्या उन्हें वर्णा कहा जाएगा? क्या उन्हें वंश कहा जाएगा? क्या उन्हें श्रेणीज या फिर गिल्ड्स कहा जाएगा, या फिर उसे गोत्र कहा जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रेणीज या फिर गिल्ड्स। किसी जाति के अंदर अगर कोई कम्युनिटी सेम प्रोफेशन या फिर सेम ऑक्यूपेशन को फॉलो कर रही है तो उसे हम एक पर्टिकुलर गिल्ड या फिर श्रेणी के अंदर रखेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड श्रेणी ऑफ सिल्क वीवर। ये भी आपको एनसीईआरटी के अंदर स्टोरी के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि वो कौन सी इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर हमें सिल्क वीवर की स्टोरी देखने को मिलती है कि किस तरह वो लोग लता नाम की जगह से माइग्रेट करते करते किसी और जगह पर चले गए और उस जगह के नाम से उस इंस्क्रिप्शन का नाम है। तो क्या वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, क्या वो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, क्या वो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, या फिर वो मेहरौली इंस्क्रिप्शन है? तो हमारा यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर इंस्क्रिप्शन। और यही जो सिल्क वीवर है यही कम्युनिटी है जो पैसे इकट्ठा करके डोनेट करेगी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल। अब ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है इसके अंदर हमें सीथन किंग जो हमने पीछे भी देखा था जिसने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड करवाया था उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। और उस किंग का क्या नाम था? रुद्रदमन। कौन था? सीथियन किंग। इसके अंदर देखने को मिलता है जूनागढ़ या फिर गिरनार इंस्क्रिप्शन के अंदर। कहाँ है? गुजरात के अंदर।
इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसके अंदर समुद्रगुप्त की यूलोलॉजी या फिर प्रशस्ति लिखी गई है। किसने लिखी है? उनके कोर्ट पोएट ने। क्या नाम था वो आप कमेंट में बताएंगे। मेहरौली इंस्क्रिप्शन एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है जो एक पिलर पिलर पर एंग्रेव की गई है, और इस इंस्क्रिप्शन की खास बात यह है कि जो वो पिलर है वो बिल्कुल रस्ट फ्री है। आज भी हमें उस पिलर के ऊपर किसी तरह की रस्टिंग देखने को नहीं मिलती। मृच्छकटिकम वॉज रिटन बाय हुम? मृच्छकटिकम जो है वो एक तरह का प्ले है। अब उसको लिखा किसने है? क्या उसे बाणभट्ट ने लिखा? हमें पता है बाणभट्ट ने तो हर्षचरिता लिखी है। क्या उसे कौटिल्य ने लिखा है? कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र लिखी है। क्या उसे शूद्रक ने लिखा है या फिर मेगास्थनीज ने? मेगास्थनीज ने तो इंडिका लिखी है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, शूद्रक ने लिखी है। और मृच्छकटिकम में लव स्टोरी दी गई है वत्सायान की। एकलव्य इज सपोज टू हैव बिलोंग टू विच कैटेगरी? अब एकलव्य जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? क्या वो ब्राह्मण थे? क्या वो क्षत्रिय थे? क्या वो निषाद थे? या फिर वो मलेच्छ थे? तो मलेच्छ तो होंगे नहीं, नाम से ही देखिए एकलव्य। क्या आपको ये नाम सेंट्रल एशिया का लग रहा है? क्योंकि मलेच्छ तो वो कम्युनिटी थी ना जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके इंडिया आई थी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, निषाद। निषाद वो लोग होते हैं जिनको फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी कहा जाता है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर फॉरेस्ट में ही घूमते हैं। तो एकलव्य जो है निषाद थी। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन। यहाँ पर आप 5 से 10 सेकंड का टाइम ले सकते हैं। असर्शन दिया गया है द नॉर्म्स रिलीजियस एंड सोशल कोड ऑफ बिहेवियर वर फैशन्ड बाय धर्मशास्त्रास। बिल्कुल सही है। रीजन, धर्मशास्त्रास प्रमोट मोरल नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर गुड बिहेवियर अमंग बिलीवर्स। ये भी बिल्कुल सही है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। They had to live outside the village, use discarded utensils, wore clothes of dead and ornaments of iron. Identify who were they? अब यहाँ पर इसमें एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बताया गया है जिनको विलेज की पेरिफेरी पे रहने को मजबूर किया जा रहा है, जिन्हें यूटेंसिल तो मिलेंगे पर कैसे यूटेंसिल? जो पहले से ही किसी ने इस्तेमाल किए हुए हैं। वो कपड़े पहनेंगे जो किसी डेड पर्सन के हैं। वो ऑर्नामेंट्स वोर तो करेंगे पर गोल्ड या सिल्वर के नहीं, आयरन के। तो ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसकी कंडीशन जो है इतनी डिग्रेडेड है सोसाइटी के अंदर? क्या वो मलेच्छ हैं? क्या वो सूत या फिर चैरिटियर हैं? चैरिटियर तो होंगे नहीं ना, क्योंकि ये तो एक तरह से रॉयल है। क्षत्रियास को अकम्पनाई करते हुए ये बैटल्स में जाते हैं, और सूतास ने ही तो महाभारत की रियल स्टोरी को कंपोज करा है। तो ये क्यों होंगे? मलेच्छ कौन है? मलेच्छ अभी मैंने पीछे भी बताया था। तो क्या ये चांडाल है या फिर निषाद? निषाद तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। और चंडाल्स के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है अकाउंट्स के अंदर। किनके अकाउंट्स? फायान और हुएनसांग। फायान और हुएनसांग दोनों चाइनीज ट्रैवलर थे। फायान 5th सेंचुरी सी में आते हैं और हुएनसांग 7th सेंचुरी के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चंडाल्स। अब यहाँ पर आपको मैच करनी है, मतलब आपको टाइमलाइन पूरी याद करनी पड़ेगी जो एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे आपको देखने को मिलेगी हर चैप्टर के। तो धर्मसूत्र कब कंपोज हुए थे? तो ए का बी 500 बीसीई। ऑप्शन जो बी है वो तो एलिमिनेट हो गया। फायान कब भारत आए थे? तो 5th सेंचुरी सीई में चाइना से आए थे। तो बी का थर्ड। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। पर बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हुएनसांग 7th सेंचुरी सी में आए थे, और पुरानास की कंपोजिशन जो है 200 एडी के बाद से शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको करेक्ट पेयर ढूंढना है। अष्टाध्यायी को क्या भरत मुनि ने लिखा था? नाट्य शास्त्र को क्या पाणिनि ने लिखा था? मृच्छकटिकम को क्या शूद्रक ने लिखा था? हाँ, अभी तो हमने पीछे देखा कि मृच्छकटिकम के अंदर लव स्टोरी देखने को मिलती है, और किसने कंपोज किया? शूद्रक ने। तो अष्टाध्यायी क्यों गलत है? क्योंकि अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है, भरत मुनि ने नहीं। अष्टाध्यायी की जो पाणिनि है वो एक ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर। और नाट्य शास्त्र जो है एक डांस फॉर्म के ऊपर एक बुक है जिसको भरत मुनि ने कंपोज किया है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज कंपोज्ड बाय चैरिटियर बार्ड्स नोन एज सूत। कितनी बार तो मैंने बता दिया इसी वीडियो के अंदर कि जो रियल स्टोरी है महाभारत की उसको कंपोज करने वाले चैरिटियर्स हैं। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो तो बिल्कुल सही है। जो स्टेटमेंट 2 है, दे जनरली अकम्पनाइड क्षत्रिय वॉरियर्स टू द बैटलफील्ड एंड कंपोज पोएम्स सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज एंड अदर अचीवमेंट्स। अब एक बात बताइए, चैरिटियर ही नाम हो गया तो किसके चैरिटियर? क्षत्रियास के। अब ये क्षत्रियास को चैरिटियर की जरूरत क्यों पड़ी? जब वो बैटलफील्ड में जाएंगे तो उनको अकम्पनाई ये तो करेंगे, और फिर जब ये जो चैरिटियर्स हैं ये देखेंगे उनको लड़ता हुआ, तभी तो ये स्टोरी कंपोज कर पाएंगे। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो भी सही हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सो बोथ आर ट्रू। ऑप्शन ए इज ट्रू। In 1951 and 52, the archaeologist dash excavated at a village named हसीनापुर in मेरठ। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1951 से 52 में किस आर्कियोलॉजिस्ट ने हसीनापुर, जो कि एक विलेज है मेरठ के अंदर, उसकी एक्सकवेशन करी थी? क्या वो आर डी बनर्जी थे? आर डी बनर्जी तो होंगे नहीं, क्योंकि इसको तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि इन्होंने मोहनजोदड़ो के अंदर जितनी भी सील्स वगैरह है उनकी स्टडी करी है। क्या ये बीबी लाल है या दयाराम साहनी? दयाराम साहनी भी नहीं होंगे, क्योंकि दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा की सील्स की स्टडी करी है। जॉन मार्शल ने तो 1924 में फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक सिविलाइजेशन है जो कंटेम्पररी है वांग हो, नाइल सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बीबी लाल।
और बीबी लाल ही वो एक इंसान है जिन्होंने कालीबंगन की भी एक्सकवेशन की थी 1955 के अंदर। द्रौपदीज मैरिज विद द पांडवास वाज द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, द्रौपदी की मैरिज जो है वो किसका एग्जांपल है? पोलीएंड्री का, क्योंकि वन जो एक द्रौपदी है और उनके हस्बैंड कितने हैं? 5, तो पोलीएंड्री। अ विमेन विद हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। असर्शन, पोलीएंड्री वाज प्रिवेलेंट इन द हिमालयन रीजन। ठीक है। रीजन, देयर में बी शॉर्टेज ऑफ women ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉरफेयर। अब मान लीजिए एक बार के लिए कि आपको जो असर्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर रीजन तो देखिए, इसने कहा है कि पोलियंड्री जो है, women हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, ये वाली प्रैक्टिस जो है प्रेवलेंट है हिमालयन रीजन के अंदर। रीजन दे रहा है क्योंकि वहां पर शॉर्टेज ऑफ women रही होगी वॉरफेयर के दौरान। तो देखिए रीजन बिल्कुल ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमें ना पता हुए भी पता चल गया है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दैट टाइप ऑफ मैरिज में हैव बीन प्रेवलेंट अमंग रूलिंग एलिट्स। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर कई बार आपको एनसीईआरटी के अंदर ये रिपीटेटिवली देखने को मिलेगा। रूलिंग एलिट के अंदर किस टाइप की मैरिज को प्रैक्टिस किया जाता है? क्या एंडोगैमी को, क्या एक्सोगैमी को, क्या पोलीगैमी को, या फिर पोलीएंड्री को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पोलीएंड्री। द्रौपदी की जो मैरिज है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। द्रौपदी एक रूलिंग एलिट फैमिली से ही तो आती है। Assertion: The sections that contain stories in Mahabharata are designated as narrative. महाभारत के अंदर वो सेक्शंस जिनके अंदर स्टोरीज लिखी गई है या फिर स्टोरीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है उन्हें हम नैरेटिव कहेंगे। स्टोरीज को ही तो हम नरेट करते हैं, तो कॉमन सेंस से भी असर्शन तो हमारा सही हो गया, हमें पता चल गया कि असर्शन जो है वो तो बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया है कि द सेक्शंस दैट कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स डेजिग्नेटेड एज डाइडेक्टिक। महाभारत के ही वो सेक्शन जो किसी तरह का सोशल नॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बता रहे हैं हम उन्हें डाइडेक्टिक कहेंगे। तो रीजन भी ठीक है। क्या पर रीजन जो है असर्शन को वेरीफाई कर रहा है? नहीं, क्योंकि असर्शन एंड रीजन बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So option B is correct. In which text it is mentioned that originally human beings did not have fully evolved bodily forms, nor was the world of plants fully developed. अभी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी को एक बार भी पढ़ा होगा ढंग से तो आप ये बना पाएंगे, वरना आप ये नहीं बना पाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, इसका डिस्क्रिप्शन हमें किस टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलता है? क्या सुत्त पिटक के अंदर ये बताया गया है कि ना तो प्लांट्स आज भी इवॉल्व हुए हैं और ना ही ह्यूमंस? क्या ये विनय पिटक के अंदर या अभिधम्म पिटक के अंदर या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक। वैसे सुत्त पिटक के अंदर टीचिंग्स दी गई हैं बुद्ध की। विनय पिटक के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं मोंक्स के लिए कि उनको मोनेस्ट्री के अंदर रहना है अगर, तो किस तरह के उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। अभिधम्म पिटक के अंदर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको मैच करना है चरक एंड सुश्रुत किस चीज से रिलेटेड है। तो हमें पता है ना कि चरक एंड सुश्रुत वो ऋषि हुए, वो वैदिक सीयर हुए जिन्होंने मेडिसिन की फील्ड में, सर्जरी की फील्ड में काम किया। तो ए का तो बी होगा, मतलब यहाँ पर जो ए, और देखिए हमारा आंसर ही आ गया, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पर बाकी भी देख लेते हैं। आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में काम किया है, इनकी एक किताब भी है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। वराहमिहिर ने मैथमेटिक्स की फील्ड में काम करा है, और अगर मैं पर्टिकुलरली बताना चाहूँ तो वराहमिहिर ने अलजेब्रा की फील्ड में काम किया है। कालिदास ने तो सांस्कृतिक प्लेस किए हैं जैसे कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। The Wealthy Shudra is a story in Buddhist text in Pali, is a sort of dialogue between a king named Avantiputra and a disciple of Buddha. Kachna is mentioned in. अब ये बॉक्सेस के अंदर दिया गया है, तो आपको बॉक्सेस कम से कम एक बार तो ऊपर ऊपर से पढ़ने ही होंगे, आप छोड़ नहीं सकते। वेल्दी शूद्र की जो स्टोरी है एनसीईआरटी के अंदर, वो इनमें से किसके अंदर देखने को मिलती है? आदि पर्वन के अंदर, बृहद अरण्यक के अंदर, मध्यम निकाय के अंदर, या फिर मतंग जातक के अंदर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यम निकाय। असर्शन: विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र। ठीक है, मैरिज के बाद मतलब फादर का जो गोत्र होगा वो विमेन को गिव अप करना होगा। रीजन: दे हैव टू अडॉप्ट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज। क्यों गिव अप करके क्या होगा? गिव अप करके उनको मैरिज के बाद अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन यूज द टर्म वणिक टू डेजिग्नेट। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर इसका सीधा आंसर बताने वाली हूँ, पर आप बताइए क्या वो गिल्ड्स हैं जिनके लिए संस्कृत टेक्स्ट के अंदर वणिक के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है? वणिक जो है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? गिल्ड्स के लिए, जिनको श्रेणीज भी कहा गया है, मर्चेंट्स के लिए, चैरियट्स के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मर्चेंट्स। द बेस्ट नोन रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी क्लेम टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। तो वो कौन से सातवाहन डायनेस्टी के ऐसे रूलर है जो अपने आप को एक ब्राह्मण कहते हैं और कहते हैं कि मैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास हूँ? क्या वो गौतमी पुत्र सातकर्णी है? क्या वो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है? क्या वो रुद्रदमन है? या फिर नन ऑफ द अबव? तो रुद्रदमन तो सातवाहन डायनेस्टी से है ही नहीं, वो तो सीथियन है, तो सी तो एलिमिनेट होगा।
तो क्या वो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। और गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से देखने को मिलती है? तो वो हमें देखने को मिलती है नासिक इंस्क्रिप्शन के अंदर। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और नासिक इंस्क्रिप्शन को कंपाइल किया था इनकी मदर ने, जिनका नाम था गौतमी बालूश्री। अगर आपको मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगी, जो सातवाहन डायनेस्टी की जो हमें मेजरली इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है ना, वो हमें नासिक इंस्क्रिप्शन से ही देखने को मिलती है, जो इनकी मदर गौतमी बालूश्री ने कंपोज की थी। और उसके अंदर इन्होंने एक स्टोरी डिफाइन करी है इनकी मदर ने, जिसमें उन्होंने बताया कि सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, इनकी जो हॉर्सेस हुआ करते थे वो ऐसे थे कि वो मतलब 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे, ऐसी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी। अब हिस्टोरियंस ने इसको इंटरप्रेट इतनी बेहतरीन तरीके से किया है। अब जाहिर सी बात है, एक बात बताइए आप, अगर कोई हॉर्स है वो 3 जगहों से अलग अलग पानी पी रहा है, तो उसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर ये है कि वो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन की बात हो रही है। तो इससे उन्होंने उनका ज्योग्राफिकल कंसोलिडेशन या फिर एक्सटेंशन बताया है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द बृहद अरण्यक उपनिषद कंटेन अ लिस्ट ऑफ सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ whom were designated as। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेट्रोनिम्स। और ये हमें सातवाहन डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलता है कि किस तरह रूलर जो है अपनी मदर का जो डिसेंट है वो अपने आप से ट्रेस करते हैं, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोनिम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑक्यूपेशन कैरिड आउट बाय क्षत्रियास? बिल्कुल आसान है। परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गिव गिफ्ट्स, टू टीच वेदास, वेदास को टीच करने का काम तो ब्राह्मणास का है। ट्रेड का काम तो वैश्यास का है। एग्रीकल्चर वगैरह का काम या फिर ऊपर के 3 वर्णों को सर्विस देने का काम तो शूद्रास का है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गिव गिफ्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेम द डायनेस्टी विच फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रांटेड लैंड टू ब्राह्मणास। अभी ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम गेव लैंड टू द ब्राह्मणास, जिसको अगरहारा भी कहा गया है, उस लैंड को, जो कि डोनेशन में दिया जाएगा ब्राह्मणास को। तो क्या वो मौर्यास थे, क्या वो शुंगा थे, क्या वो सातवाहनास थे, या फिर वो कनवास थे? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। According to which text the paternal estate was to be divided equally among sons after the death of parents? पेरेंट्स के मरने के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी होगी वो सन्स के बीच में इक्वली डिवाइड की जाएगी। ये किसके अंदर दिया गया है ये डिस्क्रिप्शन? क्या महाभारत के अंदर, क्या पाणिनि की लिखी गई अष्टाध्यायी के अंदर, क्या मनुस्मृति के अंदर, या फिर वेदास के अंदर? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें पता है ना कि मनुस्मृति जो है वो एक लीगल टेक्स्ट है जो कोड एंड कंडक्ट की बात करती है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस वर देयर इन धर्मशास्त्रास एंड धर्मसूत्रास? कितनी फॉर्म ऑफ मैरिजेस बताई गई हैं धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास के अंदर? 6, 7, 8 या फिर 9? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बॉक्स के अंदर ये भी दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें जो शुरुआती 4 मैरिजेस हैं उनको गुड मैरिजेस बताया गया है, और जो बाद की 4 मैरिजेस उनको बैड मैरिजेस बताया गया है, जैसे देव विवाह, गंधर्व विवाह, प्राजापत्य विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह, ये सारे करके। उसके बाद, अंडर हुज लीडरशिप द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत प्रिपरेशन वो स्टार्टेड इन 1990? ये इस चैप्टर के आपको सेकंड पेज की सेकंड थर्ड लाइन में ही मिल जाएगा कि महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है 1919 के अंदर वो किसने प्रिपेयर किया था? क्या वो बीबी लाल थे? बीबी लाल ने तो 1951-52 में हसीनापुर के अंदर अपनी एक्सकवेशन की थी, तो ये तो होंगे नहीं। क्या वो वी एस सुखथंकर है या फिर आर डी बनर्जी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी एस सुखथंकर। नेम द सन ऑफ भीम एंड हिडिंबा। बिल्कुल आसान है। भीम और हिडिंबा के सन का क्या नाम था? अभिमन्यु, युधिष्ठिर, घटोत्कच या फिर बारबरिक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घटोत्कच। असर्शन, ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीयर। बिल्कुल सही है। जो आज हम ये गोत्र देखते हैं ना, वशिष्ठी, गौतमी, ये कैसे रखा गया है? ये कोई सेज होगा, कोई ऋषि होगा, उसके नाम से रखा गया है, तो बिल्कुल सही है। रीजन, ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैदिक सीयर। बिल्कुल सही है। ऊपर वाली ये जो रीजन असर्शन को वेरीफाई भी कर रहा है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which of the following text contain vivid description of battles, forests, palaces and settlement? बिल्कुल आसान है कि हमें कौन सी ऐसी टेक्स्ट है जिसके अंदर विविड डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है फॉरेस्ट के बारे में, पैलेसेस के बारे में और सेटलमेंट्स के बारे में? तो क्या वो मनुस्मृति है? मनुस्मृति एक लीगल टेक्स्ट है जो कोड एंड कंडक्ट की बात करती है। क्या वो सुत्त पिटक है? सुत्त पिटक तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की बात करती है। मृच्छकटिकम तो एक लव स्टोरी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। पाणिनि रोट अष्टाध्यायी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर? तो मैंने पीछे भी बताया था इसी वीडियो के अंदर कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो किसके ऊपर है? वो है एक संस्कृत ग्रामर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ब्राह्मण्स कंसीडर्ड सम पीपल एज आउटसाइड द सिस्टम बाय क्लासिफाइंग देम एज। ब्राह्मण्स ने कुछ लोगों को पूरे सिस्टम या फिर जो 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम उससे बाहर रखा गया है, तो उनको क्या कहा गया है? क्या उन्हें निषाद कहा गया?
हमने पीछे देखा कि निषाद तो वो कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो एकलव्य भी तो निषाद थे, तो ये तो है नहीं। मलिच्छ तो वो कम्युनिटी है जो सेंट्रल एशिया से आई, जिनको संस्कृत बोलने भी नहीं आती, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। किनफोल्क तो लार्जर नेटवर्क ऑफ फैमिलीज को कहा जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अनटचेबल, जिसके अंदर चंडाल्स भी आते हैं। नेम द जनपद विच वॉज इनहेबिटेड बाय द कजन्स पांडवास एंड कौरवास, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उस लैंड को क्या कहा गया जो अखबार किया था, जिसके ऊपर रह रहे थे पांडवास और कौरवास। महाभारत भी हमें उस रीजन में देखने को मिलते हैं। क्या वो कुरु है, क्या वो सूरसेन है, क्या वो वत्स है, या फिर वो अंग है? उसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुरु, जिससे इस कुरु से ही तो आज का जो हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है उसका नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन, द फैमिलीज आर यूजुअली अ पार्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स इज कॉल्ड। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने इसका आंसर बताया था कि लार्जर नेटवर्क ऑफ फैमिलीज को क्या कहा गया है। क्या उसे पोलियंड्री कहा गया? पोलियंड्री तो बिल्कुल अलग चीज है। या विमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, क्या उसे पैट्रिलिनी कहा गया है, मैट्रिलिनी कहा गया है, या फिर किनफोल्क? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, किनफोल्क। डैश वार्न विमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट हस्बैंड्स परमिशन। तो ये तो बिल्कुल आसान है। क्या वो आदि पर्वन है जो बताता है कि विमेन जो है अपने पास कुछ भी नहीं रख सकती विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन एक्सेप्ट स्त्री धन, जिसको कन्यादान भी कहा गया है? या फिर महाभारत के अंदर ये बताया गया है, या फिर मनुस्मृति, या फिर नन ऑफ द बोथ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही तो एक लीगल टेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन, J.A.B. Van Buitenen begins English translation of critical edition in which of the following year? किसका क्रिटिकल एडिशन? महाभारत का। J.A.B. Van Buitenen इंग्लिश में करते हैं महाभारत का ट्रांसलेशन, तो किस ईयर में करते हैं? हमने पीछे देखा कि महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है वो तो 1990 में वी.एस. सुखथंकर जी करते हैं, पर इंग्लिश ट्रांसलेशन महाभारत का कब होता है, शुरू कब होता है? 1970 में, 1973 में, 1980 में, या फिर 1986 में? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1973। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।